दोस्तों अब यह फाइनल हो चुका है कि जेडी वेंस कहां पहुंचने वाले हैं। इस्लामाबाद के अंदर पहुंचने वाले हैं और वहां पर बातचीत होगी किसके साथ में। कह रही जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। आप वाइस प्रेसिडेंट आएगा पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, टेबल पे बैठा हो और हम कहां हैं? एक वक्त था जब दुनिया भारत को इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानती थी, लेकिन बाजी फिर पाकिस्तान ले गया। पाकिस्तान रियली इतने बड़े संकट में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान लहरों पे सवारी कर रहा है और हम सब किनारे बैठ के लहरों को गिन रही है। हमारी विदेश नीति बुरी तरह नाकाम हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारी भूमिका इस पे कहाँ पे है? जो काम पाकिस्तान को करना पड़ा वो हमें करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। Our foreign minister needs to learn from their strategies. दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? सीज़फायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश लगता है कि विश्व गुरु ये बन जाएंगे अगर मीडिया में 4 बार 10 बार चिल्लाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं। इस वक्त If you saw Donald Trump's latest tweet crediting Pakistan with stepping in to end the Iranian war, Look at Donald Trump's latest statement crediting Pakistan's leadership for भारत में मजाक तो बनाया जाता है कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज तो मिला ही है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? देखिए आप बहुत अच्छी मैं नहीं मानती इस बात को। दुनिया का कोई आदमी ऊपर से, मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत पॉपुलर है, करोड़ों फॉलोअर्स है, सुनते हैं आपकी। आज कम से कम इस सरकार के निकम्मेपन को अपने आवाज की ताकत मत दीजिए और इस सरकार को एक्सपोज करिए। आप विवेक, देश के लिए एक्सपोज करिए। बुद्धिहीन बातें मत कीजिए। ईरान में बैठ और करके इजराइल कुछ नहीं कर पाए और अमेरिका का वो कर गए, पाकिस्तानी हम नहीं कर पाए। नहीं है जिसको कटोरा लेकर जो काम ये करना सब है वो कहानियां हैं करे। मैडम, ये कहानियां ये मुझे मत सिखाइए। आप कहां थे? आप क्यों नहीं थे ईरान के साथ? क्यों नहीं खड़े थे ईरान के साथ? क्यों डरे हुए थे आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ? क्यों बेइज्जत हो रहे थे रोज? क्यों गए थे अवार्ड लेने इसराइल के अंदर? ये आदमी खड़ा था सद्दाम हुसैन के टाइम पर। आज बड़ा आपको यहाँ छाती पीटने का टाइम मिल रहा है। हाँ, ईरान में खमेनी के टाइम पर हम खड़े हो जाए, लेकिन कर्नल गद्दाफी से लेकर वो सद्दाम हुसैन को मारने तक कोई यहाँ पर उफ तक नहीं निकल पाया था। IAEA में वो जब ईरान के खिलाफ आप वोट कर रहे थे, शर्म भी नहीं आती आपको? और बदतमीजी अलग करते हैं यहाँ पर आप कर्नल। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो प्रिटेक्स्ट है, ये जो इन्होंने जो निकाला है कि भाई हम नहीं कुछ कर पाए, तो हम क्या करने निकले थे? क्या हम निकले थे? क्या हमने जिम्मेदारी ली थी? पहले आप ये बताइए। नहीं, यही तो मैं रो रहा हूं ना। तो इसलिए फिर जब हमने इम्तिहान देने के लिए नहीं बैठे तो आप उसमें विफल कैसे? अरे तो सर इस बात का तो रोना बना लो कि बच्चा इम्तिहान में बैठ रहे नहीं क्या? नहीं तो हम नाम है कहीं मैं फेल हूं, पास हूं, किसके साथ हूं? नहीं, जो इम्तिहान हम दे रहे थे उस इम्तिहान में हम अव्वल निकले। सर कौन सा आपका इम्तिहान? यार हम बस एक सेकंड बस कर्नल, एक सेकंड। एक तो बच्चा नहीं है, भारत बाप है। नहीं तो फिर एग्जाम भी मत बोलो, एग्जाम भारत बाप है। मैं डायलॉग मार रही हूँ और मारूंगी। बाप है, बच्चा नहीं है भारत। एग्जाम्पल फिर और कुछ निकम्मों को झेल रहा है भारत बच्चों के तौर पर। दैट्स आल्सो अ ट्रूथ। ओके कर्नल, नाउ फिनिश एंड देन आनंद रंगनाथन, तहसीन पुनावाला। जो हम टॉस लाइकली इन पाकिस्तान, वहां से लीड, वहां से वाइस प्रेसिडेंट आएगा पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, टेबल पे बैठा हो और हम कहां हैं? पाकिस्तान का कद छोटा होना चाहिए सिंदूर के बाद या बड़ा होना? क्या हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा और हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़ी है, मतलब आई कैन डाइजेस्ट दिस। पाकिस्तान में डील करें, यूएस वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आएगा, ईरान के असेंबली के स्पीकर या जो वो आएंगे, 2-3 देशों के लोग आएंगे, 2 दिन वहां इकट्ठे बैठेंगे और बातचीत होगी। पाकिस्तान का कद एक ऑलरेडी सऊदी से डील कर ली, टर्की से डील कर रहा है, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कतर का वर्ल्ड कप किया उसने, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, न्यूक्लियर पावर स्टेट है। हाउ दे बिकम ए प्लेयर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ तो आ रहा है बट मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो संदीप अध्वर्य ने पाकिस्तान पे कितना। दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए पूरा विश्व 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत करता है। इस दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ है उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जा लिया और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। यह देश भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपके कॉम्प्रोमाइज होने का, आपके ब्लैकमेल किए जाने की कीमत हिंदुस्तान, हमारी साख, हमारी अस्मिता चुका रही है पाकिस्तान की कीमत पर। लगता है कि विश्व गुरु ये बन जाएंगे अगर मीडिया में 4 बार 10 बार चिल्लाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं। इस वक्त शायद ही कोई और देश हो जो कि ना तो रेजिस्टेंस के सही साइड खड़ा है और साम्राज्यवादी ताकतों के साथ भी खड़ा है, तो उसको सिर्फ जिल्लत मिल रही है। हिंदुस्तान उन देशों में से है। हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़े होने में नाकामयाब रहा, हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़े होने में नाकामयाब है, हिंदुस्तान वेनेजुएला के साथ खड़े होने में नाकामयाब है। तो वो जो जब इतिहास का हिसाब होगा और ये पूछा जाएगा कि इतिहास के सही तरफ कौन खड़ा था और गलत तरफ कौन खड़ा था, तो हिंदुस्तान को इस मौजूदा सरकार की वजह से गलत तरफ, इतिहास के गलत तरफ खड़ा किया जाएगा। तो आपको कभी हिस्ट्री अपहोल्ड नहीं करेगी और जिनकी आप गुलामी कर रहे हैं, जिनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनके सामने अपनी नाक रगड़ रहे हैं, वो अमेरिका, वो ब्रिटेन, वो यूरोपियन राष्ट्र आपकी इज्जत नहीं करते हैं। जब आप ऑपरेशन सिंदूर का डमरू पीट रहे थे, ढोल पीट रहे थे, उस वक्त ट्रंप ने आपकी बेइज्जती करते हुए ये बोला कि उन्होंने आपके और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाई है। आप कहते रह गए कि नहीं, ये हमारे आपसी बातचीत से हुआ है, और ट्रंप ने बार बार इस चीज को कहा कि मैंने बताया, मैंने सुलझाया इस युद्ध को, मैं, ये दोनों ही मेरे ट्रेड पार्टनर्स और मैं चाहता था कि इनके साथ कुछ गलत ना हो, तो मैंने इसको सुलझाया। ट्रंप ने ऐसा बोला। ट्रंप ने आपको इजाजत दी है कि इतने बड़े ऑयल क्राइसिस के बीच में आप रशिया से ऑयल खरीदे, इजाजत दी है आपको। एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन को, एक दूसरे देश के रूलर ने, दूसरे देश के रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, पार्टी ने इजाजत दी है कि तुम अपने देश के नागरिकों की डिमांड्स और नेसेसिटीज मीट करने के लिए ऑयल खरीद सकते। If you saw Donald Trump's latest tweet crediting Pakistan with stepping in to end the Iranian war, you know why I am in shock. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. I have never criticized Prime Minister Modi or the BJP before, but today silence is just blind loyalty. The harsh reality is that Pakistan is taking center stage, rebranding itself as a global net stability provider. Meanwhile, India is bleeding diplomatic capital and rapidly losing its influence on the world stage. And what is our country focused on? The entire nation is distracted, cheering for movies like Dhurandhar 2. We are celebrating cinematic fantasies while losing in the real world. I'm speaking out today because we can no longer afford to be distracted while the global order shifts against us. Hello and welcome. Let's talk about India's great diplomatic blind spot. If you want to see how rapidly the geopolitical chessboard is shifting, look at Donald Trump's latest statement crediting Pakistan's leadership for de-escalating the Iranian conflict. Let that sink in. Islamabad is suddenly occupying the global center stage. The world is actively rebranding Pakistan as a net stability provider. And where exactly does that leave India? For years, New Delhi prided itself on being the undisputed net security provider of this region. Today, we are losing that title. We are looking increasingly isolated, sidelined in the very international arena we claim to lead. The narrative has flipped. Our diplomatic establishment has been caught sleeping, and frankly, we are being left behind. दोस्तों, अब यह फाइनल हो चुका है कि जेडी वेंस कहां पहुंचने वाले हैं? इस्लामाबाद के अंदर पहुंचने वाले हैं और वहां पर बातचीत होगी किसके साथ में? ईरान के साथ में। जेडी वेंस के वहां पर जाने से भारत को क्या फायदा मिल सकता है? खास बात यह भी है कि क्या यह पीस टॉक जो इनके बीच में हो रही है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जेडी वेंस आगे आने वाले समय के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए, यह राजनीति है और राजनीति के अंदर कोई भी सगा नहीं होता है। राजनीति के अंदर कब अपना करीबी अपनी कब्र खोद दे पता नहीं चलेगा। जेडी वेंस के द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि बस ये मान के चलिए कि राष्ट्रपति वो बन ही जाएंगे। हो सकता है कि कोई राजनीतिक दावपेच हो जिसके तहत जेडी वेंस अब राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या दाव चले थे? क्या वाकई में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिस चीज के लिए साबित करना था वो कर चुके हैं? क्या पूरी दुनिया के साथ में सामने डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ करार देना था, दे चुके हैं? वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस विल लीड अ यूएस डेलीगेशन टू पाकिस्तान दिस वीक। अभी कब होने वाला है? सैटरडे को शाम को, शनिवार के दिन इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। मतलब ये मीटिंग जो है वहां पर होगी। अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाइट हाउस ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि हम लोग इस्लामाबाद आने वाले हैं और वहां पर जाकर हम लोग मीटिंग करेंगे। एमिंग टू सिक्योर अ परमानेंट सीज फायर। मतलब अभी तो केवल 2 वीक के लिए सीज फायर है, इसको परमानेंट सीज फायर के अंदर ये क्या करने वाले हैं? कन्वर्ट करने वाले हैं। द डिस्कशन इन इस्लामाबाद फॉलो अ 2 वीक ट्रूस। 2 वीक का तो है ही,
इसी बीच में ये परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं विद द व्हाइट हाउस एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ द स्टेट ऑफ हार्मोज, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए है अमेरिका। दोस्तों डिप्लोमेटिकली ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान को एक एज मिला है और अप्रूवल भी मिला है चीन से भी और अमेरिका से भी। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी कहा था, सुबह भी कहा कि ये जो सीज फायर है बहुत फ्रेजाइल है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इसकी अप्रूवल के अंदर, जो सीज फायर के अंदर एक पाकिस्तान और चाइना का हाथ था, लेकिन पाकिस्तान को लेकर इजराइल को बहुत चिढ़ है और वो कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, अमेरिका तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन इजराइल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जो बहुत बड़े हमले जो बेरूत के ऊपर किए जा रहे हैं उसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर इस समय हलचल है कि आखिरकार ये बार्बरिज्म, ये जो बर्बरता है, जी हाँ, ये जो बार्बरिज्म है ये कब तक चलेगा। दुनिया में अब इसको देखा जा रहा है कि आप कितने लोगों को मारना चाहते हो। और मैंने पहले से कहा था कि अल्टीमेटली ये जो शख्स है जिसका नाम नेतन्याहू है, ये लाशों का सौदागर है। जी हाँ, लाशों का सौदागर है। और अब ये लिटानी नदी तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो उसके साउथ का सारा एरिया है जिसे साउथ लेबनान भी कहते हैं, उसको अब इजराइल में मिला लेना चाहता है ताकि वहां पर कोई भी ऐसी हिजबुल्लाह की जो वसाहतें हैं उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन बैरूत तो नॉर्थ में पड़ता है, आप बैरूत को क्यों नाश कर रहे हो? ये कहना कि बैरूत पे हिजबुल्लाह के अड्डे हैं तो सैकड़ों लोगों को मार दिया, हजारों लोगों को मार दिया, वहां पे बच्चों की मौत हुई है, वहां पर सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है अब तक। लेकिन शायद इस आदमी के ऊपर लाशों का और खून का कोई असर नहीं होता है। जी हाँ, पहले की बात है कि किसी अमेरिकन थिंक टैंक के चीफ को पूछा गया था, भाई इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, वीटो पावर चाहिए, तो क्यों नहीं देते? तो कहते इंडिया का क्या कोई पक्ष है क्या इंडिया का किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई व्यू पॉइंट है क्या? आपकी ढुलमुल नीति है, कभी आप लेफ्ट में जाते हो, कभी राइट में जाते हो, कभी कहते हो हम भी शांति का पक्षधर हैं। शांति का पक्षधर होने का मतलब क्या ये होता है कि आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे? क्या इसका मतलब ये होता है ना? यानी कि कोई आदमी कत्लेआम कर रहा है गजा में जाके, 80,000 लोगों को मार देता है, 20,000 बच्चों को मार देता है वहां पर, तो आप चुप रहोगे? इसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस बोलते हैं। सोचने वाली बात है ना, ये शांति का पक्षधर है क्या? एक आदमी बैरूत में जाके सैकड़ों बच्चों को मार देता है अभी, और आप कहते हो कि नहीं हम तो शांति के पक्षधर है। आप किसके पक्ष में हैं? दुनिया को पता है ना कि आप जालिम के साथ खड़े हैं। हम भारत नहीं खड़ा है, भारत की सरकार खड़ी है। तो अगर आप कत्लेआम करने वालों के साथ में खड़े हैं, जेनोसाइडर के साथ में खड़े हैं, अगर आप मानवता के हत्यारों के साथ में खड़े हैं और सरकार खड़ी है, तो फिर क्या होगा? और मोदी जी नेतन्याहू को संदेश देते हैं, इस युद्ध में हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। तो फिर ईरान के साथ कौन खड़ा है? आपने फैसला कर लिया कि आपको कातिलों के साथ खड़ा होना है, आपको मानवता के हत्यारों के साथ खड़ा होना है, तो फिर क्या है? तो ऐसे मामले में भारत में मजाक तो बनाया जाता है कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज तो मिला ही है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें आप जो भी कहना चाहो, लेकिन मैं कल से रात से कहता आ रहा हूं कि जो सीज फायर है ये बहुत फ्रेजाइल है। ये नहीं चल नाम पे कि मैंने वहां पे हिजबुल्लाह का चीफ खत्म कर दिया, उसका भतीजा मार दिया, उसका भांजा मार दिया, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। और अभी जो कल परसों मीटिंग होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, क्या वो मीटिंग होगी? क्या वो मीटिंग होगी? ये सोचने वाली बात है ना। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूं? और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम सबको शायद समझने की जरूरत होगी और अच्छी खासी समझने की जरूरत है, लेकिन हम शायद क्या उसको समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, भारत का यह कहना कि हॉर्मुज का रूट ओपन होना चाहिए और वहां किसी को पैसे नहीं वसूलने चाहिए, क्या भारत के पास वो पावर है कि वो रोक सके उसको? ईरान तो एज ए एटम बम उसको यूज कर रहा है हॉर्मुज को, तो क्या भारत के अंदर पावर है कि उसको खुलवा सके बिना उसके? जब सबके शिप निकलेंगे टोल टैक्स देके, तो आपको भी टोल टैक्स देना पड़ेगा ना। आप कैसे बच जाओगे उससे? आपके कहां बचने के चांस है? और भारत में इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक पावर तो है नहीं कि वो इजराइल के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर और या फिर किसी और देश के ऊपर या ईरान के ऊपर ओवर पावर कर सके। हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। हम तो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमें तो वर्जिन आइलैंड और चिली और उसके बराबर रखा जाता है साहब, या फिजी के बराबर रखा जाता है कि आपकी कोई एंटिटी नहीं है, आप पिछड़ जाओ। हु आर यू? इंडिया को पूरी दुनिया में जिस रूप में देखा जाता है उसको एक मार्केट के तौर पर देखा जाता है कि हाँ हमारा माल बिक सकता है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई भी किसी रूप में इंडिया को नहीं देखा जाता एज ए डिप्लोमेटिक पावर। इंडिया इज ए नॉन एंटिटी इन द वर्ल्ड डिप्लोमेसी, जहां इसके पास कोई पावर नहीं है। और जहां तक